नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था, नायक प्रणाली को पूरे इतिहास के क्रम में समझेंगे। इसके लिए हमने दोस्तों एक सवाल लिया है कि विजयनगर, ये वैसे नेट का सवाल है, हालांकि ये हर एग्जाम में नायक प्रणाली कहीं न कहीं पूछी जाती है। तो नायक प्रणाली को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा। तो नायक प्रणाली को सामंती प्रणाली के रूप में क्यों देखा देखा जा सकता है या क्यों देख सकते हैं? तो पहला ये है कि नायकों की नियुक्ति राज्य द्वारा नहीं की जाती थी। दूसरा ये है कि नायकों का स्थानांतरण शासक द्वारा नहीं किया जाता था। नायक विजयनगर राज्य से पहले से थे या सभी नायक कला और मंदिरों के बड़े संरक्षक थे? कितना करीब आंसर है वो दोस्तों, देखिए। तो इसके लिए हमें पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, इनके इतिहास को जानना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो में, कि हम विजयनगर साम्राज्य की इस प्रणाली को समझेंगे। तो इस वीडियो में विजयनगर से पहले के दक्षिण भारत से लेकर 1565 के तालीकोटा के युद्ध तक की पूरी कहानी जोड़ेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट को आपको कहानी की तरह समझ में आ जाए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको कहानी की तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों, विजयनगर को समझने से पहले हमें विजयनगर से पहले के दक्षिण भारत को समझना होगा। तो यहाँ हमने कुछ लिखा है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में, तो यहाँ विजयनगर के पहले दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। तो 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में, दोस्तों हमने पहले ही बात की है कि अगर शताब्दी आपको समझ आ रही है तो 13वीं शताब्दी होगा, एक कम करिए, 1201। और 14वीं शताब्दी क्या होगा, एक कम करिए, 1301 से 1399। और ये 1201 से 1299, पूरे 100 तक चलिए। तो ये हो जाएगी शताब्दी, 100 साल। ठीक है, ऐसे समझ आ जाएगा। हालांकि पूरा होता है 99 से आगे तक, 1300 तक। लेकिन हम समझ सकते हैं, जब भी 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 20वीं दिए रहे, एक कम करिए, उसको 1 से 99 तक कर लीजिए। यानी इनके बीच में दक्षिण भारत में काकतीय वारंगल राजधानी थी। होयसल, यादव, पांड्य, चोल के इनके उत्तराधिकारी राज्य शासन कर रहे थे, राज्यों में शासन कर रहे थे। और इन सब के पहले से ही, अगर बात करें इनके पहले, इनको स्थानीय योद्धा, नायक या पलयक्कर या प्रभु क्षेत्र, ये समझिए इस तरीके से कि जब 13वीं 14वीं शताब्दी में यहाँ काकतीय, होयसल, पांड्य उत्तराधिकारी, चोल के उत्तराधिकारी राज करते थे, तो इन सब के अधीन पहले से ही ये लोग थे। इनको स्थानीय योद्धा, सरदार, जिन्हें हम नायक कहते हैं या पलयक्कर कहते हैं, क्षेत्रीय प्रभु भी कहते हैं, तो ये लोग अपनी अपनी जमीन नियंत्रित करते थे। इन सब के पास अपनी अपनी जमीनें थी, किसानों से कर लेते थे। यही जो नायक थे, किसानों से कर लेते थे, स्थानीय जो सरदार थे। यानी साफ है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले से ही मौजूद थे ये नायक। और यही नायक प्रणाली की ऐतिहासिक जड़ भी है, यहीं से पता चलता है। और ये लोग काम क्या करते थे, वही बात कि भूमि का नियंत्रण किसानों से कर लेते थे और निजी सेना भी रखते थे। यानी नायक विजयनगर से पहले मौजूद थे। ठीक, ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 1336 का समय आता है। हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कोई सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाई दोस्तों, कि सेंटर में एक ब्यूरोक्रेसी रहेगी, जैसे आईएसपी शासन होते हैं, उनको भेज के शासन चलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो पुराने स्थानीय सरदार थे उनको भी खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें ही राज्य की मान्यता दे दी कि भाई तुम लोग आओ, और उन्हें नायक बनाकर क्षेत्र सौंप दिए कि तुम यहाँ ले लो, तुम यहाँ ले लो। तुम अलग अलग राज्य जैसे थे, क्षेत्रों को एक एक नायक के अंदर दे दिए। तो राजा ने तो नायक पैदा नहीं किया, नायक तो पहले से ही थे, और राजा ने नायकों को स्वीकार कर लिया, ये ठीक है। ठीक, तो इसलिए जो नायक थे, राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी तो नहीं थे, वो पहले से थे, राज्य ने उनको एक्सेप्ट किया था।
तो राजा उनसे लेता क्या था? तो राजा उनसे सैनिक सहायता लेता था, क्योंकि जैसे कि अभी हमने पहले देखा, इसके पहले स्लाइड में देखा कि इनके पास सेना होती थी और कर भी लेते थे, तो राजा इनसे कर लेता था। और निष्ठा की शपथ भी लेता था राजा कि भाई हमारे प्रति लॉयल रहोगे ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल विजयनगर साम्राज्य की देख लें तो ये कुल 4 वंशों में डिवाइड था दोस्तों। संगम, सालू, तुलु और अराविडु, ये सीरियल वाइज है। ठीक है, 1336 से 1646 तक। पहला वंश संगम वंश, दूसरा सालू, तीसरा तुलु और चौथा अराविडु वंश। कृष्णदेवराय कहाँ आ रहे हैं दोस्तों? ये तुलु वंश में। कलर चेंज कर दें थोड़ा। कृष्णदेवराय आ रहे हैं तुलु वंश में, कब? 1509 से 1529 के बीच में। ये अभी आएंगे आगे। और देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड कहाँ आ रहे हैं? ये संगम वंश के हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी इनकी बात हम कहीं और वीडियो में कर लेंगे। आज हम नायक की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अब फिर चलते हैं 14वीं 15वीं सदी में साम्राज्य का खूब विस्तार होता है। फिर बताइए, अब 14वीं शताब्दी यानी एक कम करिए, 1301 से 1399। ठीक है दोस्तों, अब अगला करिए 15वीं शताब्दी क्या है? 15वीं शताब्दी है, एक कम करिए, 1401 से 1499। 15वीं शताब्दी हो गई। तो इसमें जो होता है साम्राज्य का खूब विस्तार होता है, नायक मजबूत होते हैं। यहाँ तक कि जो देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय हैं, इनके समय में विजयनगर साम्राज्य तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा फैल गया था। तो इतने बड़े क्षेत्र को सीधे राजधानी से नियंत्रित करना या चलाना संभव नहीं था। इसीलिए सीमांत क्षेत्रों में, सीमांत मतलब क्या होता है? जैसे ये इंडिया है तो इसके क्षेत्र, ये दिल्ली है, ये एकदम सीमा का जहां अंत होता है वहां सीमांत बोलते हैं। ठीक है, सीमांत क्षेत्रों में शक्तिशाली नायक उभरे। क्यों? क्योंकि वहां राजा का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता था, धीरे धीरे वो शक्तिशाली होते गए। और किलों में बैठे स्थानीय सरदार तो थे ही, और मंदिरों पर आधारित राज्य की जो प्रभुत्व था, सारे मंदिरों पर प्रभुत्व जमा लिए थे। यही तीन मिला के राज्यों की रीढ़ हो जाते थे। भाई कहाँ से आएगा सारा चीज? मतलब आर्थिक रूप से कहाँ से आएगा? आर्थिक रूप से जो कर आ रहा है किसानों से, और ले कौन रहा है? ले रहे हैं सामंत, ये अपने नायक। और किलों में कौन बैठा है? किलों में जो स्थानीय सरदार हैं वो बैठे। मंदिरों पर आधारित प्रभुत्व राज्य की रीढ़ बन गई। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही था कि राज्य का जो बेसिक नीड होती है इन तीनों के बीच में ही थी। लेकिन राजा, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ नायक जो थे युद्ध तो लड़ते थे, कर वसूलते थे, प्रशासन चलाते थे, लेकिन राजा उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकता, उनका क्षेत्र नहीं बदल सकता था। इसलिए इनको यानी नायकों को नॉन ट्रांसफरेबल टेरिटोरियल लॉर्ड कह सकते हैं, या बन बैठे ये। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कृष्णदेव राय, जैसा कि हमने बात की, किसमें बात की थी? कृष्णदेव राय आते हैं तुलु वंश में। 1505 से 1570 तुलु वंश चलता है, उसमें दूसरे 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय रहते हैं। ये देख लीजिए, इनके समय में क्या होता है, संतुलन करने की ये कोशिश करते हैं कि भाई सारा कंट्रोल तो नायक ही कर रहे हैं, तो नायकों की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कंट्रोल हो जाएंगे तो राजकोष हमारा मजबूत होगा, सेना सीधे राजा के अधीन आ जाएगी। ये तो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी नायकों की अपनी सेना रही, उनकी भूमि बनी रही, और उनका वंश भी चलता रहा। वे मंदिर बनवाते रहे और नगर बसाते रहे, सारा काम नायक करते रहे, राजा होते हुए भी। ठीक है, जैसा कि हमने फोर्थ ऑप्शन में देखा है, भी देखेंगे। तो लेकिन ध्यान रखिए, यह सांस्कृतिक पक्ष था, संरचनात्मक कारण नहीं था भाई, ये कल्चरल पक्ष था, ये स्ट्रक्चरल नहीं था। तो लेकिन कृष्णदेव राय के बाद जो शासक आते हैं वो राजा कमजोर थे, दरबार में गुटबाजी होने लगती है, नायकों की शक्ति और बढ़ जाती है, राजा उन्हें हटा नहीं पाता है, नायक कर भी रोकने लगे भाई कि नहीं हम नहीं देंगे।
युद्ध में ढिलाई करने लगे कि भाई अब नहीं करेंगे, जाओ जो करना हो कर लो। इस तरीके से यानी अपना प्रभुत्व जमाने लगे, अपना कंट्रोल लेने लगे, क्योंकि राजा मजबूत था नहीं, कई जगह विद्रोह भी किए। तो राजा उन्हें हटा नहीं पा रहा था, ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहा था। तो इससे कह सकते हैं कि नायक लगभग स्वतंत्र सामंत हो गए थे। ठीक है, बन चुके थे। राजा केवल नाम मात्र का ही रह चुका था। यहां तक समझ आ गया। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। अभी देखते हैं किसके किसके बीच होता है। हालांकि तालीकोटा का युद्ध जब होता है तो साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है और केंद्र नष्ट हो गया। तो जब केंद्र ही नष्ट हो गया, राजा नष्ट हो गया, तो नायक समाप्त नहीं हुए, वो अपने अपने क्षेत्रों में राजा बन बैठे। जैसे मदुरै नायक, तंजावुर नायक, जिंजी नायक, ये स्वतंत्र राज्य बन गए दोस्तों। और यह सबसे बड़ा हिस्टोरिकल प्रूफ है कि नायक जो थे अधिकारी नहीं थे। अधिकारी तो नहीं थे, वे पहले से शक्तिशाली स्थानीय शासक थे। पहले से स्थानीय शासक थे। इसलिए नायक दोस्तों पहले से थे, राज्य द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते थे, स्थानांतरित नहीं होते थे और केंद्रीय सत्ता गिरते ही स्वतंत्र राजा बन गए। तो इस ऐतिहासिक क्रम के कारण विजयनगर की न्यायिक प्रणाली को सामंती व्यवस्था माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा इतिहास इस इन नायकों का। अब थोड़ा तालीकोटा का युद्ध देख लें अगर, तो ये 1565 में हुआ। किनके बीच हुआ? विजयनगर साम्राज्य और 5 लोगों के बीच हुआ। संयुक्त मोर्चा था वो। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और बरार, ये सब मिलके विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। हार का सामना करना पड़ा विजयनगर साम्राज्य को। ये तालीकोटा में हुआ था। राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी, राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं क्योंकि ये क्षेत्र का नाम था। कृष्णा नदी के पास है जो वर्तमान कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ उसके परिणाम थे। परिणाम में निर्णायक हार हो जाती है विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी जो राजधानी थी उसका विनाश हो जाता है और साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हिस्ट्री समझने के लिए हम इस चैनल पे लगातार आप लाते रहेंगे कुछ ना कुछ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।